पिछले क्लास का ये एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या है? दो इवेंट्स के बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। हाँ, तो एग्जॉस्टिव क्या लगता है, क्या होगा? मान लो A and B are exhaustive event if and only if A union B is equal to sample space. ठीक है, क्लियर? और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट होगा। तो अच्छा, इतने सारे डाउट है आपके? सो एक मिनट, हाँ जी नेहा बताइए, क्या क्या डाउट आ गया? ये सर जो पहला एग्जांपल है बस 5.3, हाँ, उसमें से मैं बायनोमियल क्यों नहीं लगेगा, तो बर्नौली क्यों लगाया? क्वेश्चन क्या है? On a 5 question multiple choice test there are 5 possible answers of which one is correct. If a student guesses randomly, तो 5 में सिर्फ एक करेक्ट है ना? If a student guesses randomly and independently, what is the probability that she is correct only on question 1 and 4th? तो पहला और चौथे क्वेश्चन में करेक्ट है ना? यस सर। तो इसमें तो फिक्स कर दिया पॉसिबिलिटी। बाइनोमियल कब लगता है? बाइनोमियल का इंटरप्रिटेशन क्या है बताइए? बाइनोमियल में x क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ सक्सेस इन x n ट्रायल। हाँ, n ट्रायल्स। नंबर ऑफ सक्सेस इन ट्रायल। हाँ, तो और ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स। तो n ट्रायल्स हैं, उसमें से सक्सेस किसी भी आउटकम पे आ सकता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, तो कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे? 1 and 4 करेक्ट। तो पहला करेक्ट आएगा और चौथा करेक्ट आएगा, बाकी दूसरा इनकरेक्ट होना चाहिए, तीसरा इनकरेक्ट होना चाहिए, पांचवा इनकरेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ आपको लग रहा है कुछ रैंडम है? मेरा मतलब उसने, आप जो 5 में से 2 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन एनी 2 नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता कि 2 क्वेश्चंस आर करेक्ट आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, तब बाइनोमियल लगता। यस सर, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल में सेम ही क्वेश्चन है बट लिखा है एनी 2। हाँ, तो पॉसिबिलिटी तो वहां बाइनोमियल लगा है। यस, हाँ, उसमें बाइनोमियल लग जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे फिक्स है इसका। लेकिन बर्नौली भी नहीं है ना जो इसमें। ज्योमेट्रिक है, बर्नौली नहीं है, वो ज्योमेट्रिक है। देखिए ध्यान से, बर्नौली नहीं है ना, क्या है? ज्योमेट्रिक लगा रखा है, चेक कीजिए। बर्नौली नहीं लगा ना, उसने लिखा बर्नौली तो गलत लिखा है, वो ज्योमेट्रिक आप गलत समझ रहे हैं। लिखा है ना पीस, ज्योमेट्रिक का पीएमएफ क्या होता है? अच्छा सॉरी, ज्योमेट्रिक कह रहा हूं मैं। नहीं, ज्योमेट्रिक नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिक होता तो p की पावर फिक्स रहता है ना 1,
क्योंकि उसमें लास्ट ट्रायल में सक्सेस आता है। तो यहाँ पे जस्ट इन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा यूज नहीं किया, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं किया, सिंपल एक बेसिक प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए क्यू, मतलब जहां करेक्ट है उसको P बोल देता हूं, इनकरेक्ट वाले को Q बोल दो। कितना होगा इसका प्रोडक्ट, समझ गया ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ समझ गए सर। हाँ वही यहाँ पे कोई रैंडमनेस नहीं है, इसलिए पॉसिबल केसेस नहीं है, यहाँ पे केसेस नहीं बनेंगे, जस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी P, इसकी प्रोबेबिलिटी Q, इसकी प्रोबेबिलिटी Q, इसकी प्रोबेबिलिटी P, इसकी प्रोबेबिलिटी Q, तो ये हो गया Q की पावर 3 P स्क्वायर। बस यहाँ कोई अब केसेस और ज्यादा नहीं बन रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई आगे नंबर नहीं आ रहा है एनसीआर टाइप का। एनसीआर कब आता है, जब 5 में से कोई भी 2 करेक्ट हो जाए, तो यही होगा, बस आगे 5C2 आ जाएगा। यस सर। 90 वाला क्वेश्चन है, ये मैं कर ले रही थी बट मेरा थोड़ा सा एक टर्म नहीं आ रहा था। 19 two balls are dropped in such a way that the each ball is equally likely to fall into any one of the four। ठीक है, 4 बॉक्स है मान लीजिए, so we have the 4 boxes। अगर आपके पास 4 बॉक्स है and 2 balls को आपको 4 बॉक्स में प्लेस करने हैं, both balls may fall into, ठीक है, same box, then let x denote the number of unoccupied boxes at end of the experiment। x है number of unoccupied boxes, x की वैल्यू 2 और 3 होगी, number of, पॉसिबल वैल्यूज। ओके, 2 बॉल को ड्रॉप किया, each ball equal likely to fall into any one of the 4 boxes। तो क्या लगता है, 2 बॉल ड्रॉप किया आपने तो कितने अनऑक्युपाइड बॉक्स रहेंगे? पॉसिबल वैल्यूज 2 और 3 है x की। हाँ, सर अगर दोनों अलग-अलग बॉक्स में होंगे तो अनऑक्युपाइड होंगे, हाँ। एक में होगा तो 3 अनऑक्युपाइड। यस, एंड 4 बॉक्स है टोटल, ठीक है, तो दोनों एक में आ जाएंगे, 3 खाली रह जाएगा, दोनों अलग अलग में जाएंगे तो 2 खाली रहेंगे, फाइन। अब MGF पूछा है x का, सो पीएमएफ निकाल लीजिए ना। हाँ सर इससे से कर रही थी, सेकेंड टर्म में प्रोबेबिलिटी मेरी दूसरी आ रही थी। दूसरी क्यों आएगी, x बराबर 2 निकाल लीजिए, सो 2 अनऑक्युपाइड छोड़ो, x बराबर 3 निकाल देते हैं, 3 अनऑक्युपाइड कब होंगे? दोनों एक ही में हो जाए। हाँ, तो पहले बॉल के पास कितनी चॉइस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, चलो ऐसे देख लेते हैं। सो एक बॉल के पास कितनी चॉइस है? 4। दूसरे बॉल के पास कितनी चॉइस है? 3 हो जाएगी। नहीं 3 क्यों होंगे? 4 ही होगी, क्योंकि इसमें थोड़ी कहा है कि सेम में नहीं जा सकता, तो 4 स्क्वायर टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हैं, तो अपॉन 16 आ जाएगा। अब आप इसमें काउंट कीजिए केसेस, कितने पॉसिबिलिटी है जहां पे 3 बॉक्स खाली रहेंगे? 3। सो 3 बॉक्स खाली रहेगा, कितने होंगे? एक केस है कि दोनों बॉल फर्स्ट बॉक्स में आ जाए, 1 केस। सेकेंड केस क्या है? दोनों बॉल सेकेंड बॉक्स में आ जाए। तीसरा केस, दोनों बॉक्स 3 बॉक्स में आ जाए दोनों बॉल, या दोनों चौथे में आ जाए। कितने केस हो गए? 4। हो गया, बस MGF आ जाएगा। लास्ट थोड़ा बता दिए, 9th जिसमें CDF दिया हुआ है उसमें PDF पूछा है। अच्छा, so there is a distribution of XB, so what is the density of X? तो ये CDF है ना? हाँ, तो आपको गलती कहाँ हो जाती है जब बच्चा मान लेता है ये कॉन्टिन्यूअस का है, पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है या डिस्क्रीट है। हाँ, सो ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा हमें। सो मुझे ये बताइए, अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउ डू यू फाइंड PMF फ्रॉम CDF? How do you find PMF from CDF? अगर डिस्क्रीट का केस है तो fx minus x minus 1। हाँ,
तो ये क्या है, पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन सा केस है। देखिए तो यहाँ बता रखा है कि fx ऑफ x जो है एक तो 0 होगा जब x लेस देन 0 है, पहला ये, और मोर देन इक्वल टू 0 के लिए ये बता रखा है। इसको खोल देते हैं हम, तो k को आप रख दीजिए 0, तो k को 0 रखूंगा तो क्या बनेगा, k को 0 रखिए तो e की पावर माइनस एक्स, हाँ, फिर e की पावर माइनस एक्स एक्स ऑन 1, ठीक। तो ये वाला केसेस है आपके पास। सो ये कब है, जब x मोर देन इक्वल टू 0 है, फाइन। सो ये CDF है। अब चलो 0, अगर इसमें x को 0 रखते हैं तो क्या आंसर देगा ये, अच्छा राइट कंटिन्यूअस तो है ही, अगर 0 रखेंगे तो ये 0 0 0 0 हो जाएगा, ओके। तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और 0 की राइट हैंड लिमिट 0 है ना। तो इसका क्या मतलब है, अब बताइए, आप कह रहे थे डिस्क्रीट का है लेकिन तो कंटिन्यूअस का निकला। हाउ डू यू डिसाइड कोई CDF डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF है या कॉन्टिन्यूअस का CDF है या मिक्स्ड का CDF है, कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर डिस्क्रीट का है तो पॉइंट पे उसकी वैल्यू होती है, जंप रहेगी, कंटीन्यूअस पे 0 होता है। हाँ, सो यहाँ पे सिंपली जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है वो 0 हो सकती है, और मैंने वही चेक किया क्या ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है और 0 की राइट हैंड लिमिट क्या है, तो 0 की राइट हैंड लिमिट तो भी 0 आ गई, तो मतलब फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन पूरे R पे कॉन्टिन्यूअस है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये थ्योरम होता है कि x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ CDF is a continuous function on R। हो गया। So this is a continuous random variable। अब बताइए कैसे PDF निकालेंगे आप। डिफरेंशिएट कर, हाँ कर दीजिए, हो गया, उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, जो भी आएगा that is the answer। तो ठीक है ना, पॉइंट पे मास तो रहेगा नहीं, तो इक्वलिटी कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है, यहाँ लगा लो, ठीक है, तो उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, वही आंसर है। ओके सर। लेकिन वो बाइवेरिएट वाला क्वेश्चन है, उसमें मेरा ऑप्शन डी आया था जिसमें मतलब कोरिलेशन के थ्रू उसको निकालना है। बाइवेरिएट का क्वेश्चन ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोसेसेस, ऐसा कुछ ये वाला अल्फा वाला, हाँ। अच्छा एक बाइवेरिएट नॉर्मल है, अच्छा तो इसमें क्या ही दिक्कत है, बाइवेरिएट नॉर्मल है तो μ1 μ2 ये ना, सो μ1 पता नहीं μ1 μ2 क्या है, जरूरत भी नहीं है, μ1 है ना, वेरिएंस कितना है 2 3, हाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना होगा, अल्फा अपॉन √6। ठीक, हाँ अब क्या जानते हैं आप इसके बारे में, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन आप जानते हैं क्या +-1 हो सकता है कभी, क्या किसी नॉर्मल बाइवेरिएट नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है, सॉरी कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है, ये नहीं पता है सर। पीडीएफ पता है आपको, व्हाट इज अ पीडीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल, अच्छा हाँ सर, 1 नहीं होता है, सो क्या √1 - रो स्क्वायर डिनोमिनेटर में आता है ना, तो जब आप रो को प्लस या -1 रखो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये डीजेनरेट बन जाता है उस केस में, अगर रो 0 हो गया तो, सॉरी रो प्लस या -1 हो गया तो वो फिर डीजेनरेट बन जाता है। तो समझ आया कुछ, तो क्या समझ आया यहाँ से, जो अल्फा अपॉन √6 है दैट विल बी व्हाट, जी ये आंसर है, ठीक है। उसमें कुछ ये मैं निकाला हूं क्या पॉसिबिलिटीज है, हमने निकाला क्या पॉसिबल है, तो क्या नहीं पॉसिबल है, तो बी इज नॉट पॉसिबल ऑप्शन। अच्छा एक मिनट,
सर इसका डायरेक्ट होता है सर 1 माइनस रो स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ वो मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। तो 1 माइनस रो स्क्वायर इज 0, तो यहाँ तो रो हमारे पास वो है, सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाई रूट 6 इज 0। तो यहाँ से यही आएगा कि अल्फा कैन नॉट बी, सॉरी ये 6 हो जाएगा ना स्क्वायर करके, तो अल्फा कैन नॉट बी प्लस माइनस 6। यहाँ मैं भी यही कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये रहेगी। हाँ तो बी करेक्ट होगा। सी है ना, सी दिया हुआ है इसको। नहीं, नहीं। नहीं है। पूछा क्या डज नॉट पोसेसेस, ये है व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, दिस इज व्हाट आर द नॉट पॉसिबिलिटीज। ये अच्छा ठीक है। चलो भाई, और किसका डाउट है? हाँ जी विनय जी। सो सर इसको थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। किसको जो आप भेजा है? हाँ इसी पे सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर? सर 46 46। कंसीडर द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अच्छा एक मिनट इसको मैं करता हूँ।